भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की सत्ता पर राज कर रही है और साथ ही देश के ज्यादातर राज्यों में उसकी सत्ता है। लेकिन बीजेपी की नजर उन राज्यों पर गड़ी रहती है जहां वो सत्ता में नहीं है। यानी बीजेपी को सिर्फ सत्ता से प्रेम है। बीजेपी सिर्फ इस उधेड़बुन में लगी रहती है कि कैसे अपने विरोधियों को परेशान करे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी सिर्फ विरोधियों को नहीं, अपनों को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसके चलते एक कहावत बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठती है और वो है, मतलब निकल गया तो आप हमारे काम के नहीं। ये कहावत सिर्फ बीजेपी के लिए ही बनी है, क्योंकि असली कहावत तो ये है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो ऐसे में क्या है बीजेपी की नीति? अब तक कितने अपनों के पीठ में घोपा है छुरा? कैसे अपना विस्तार कर रही है बीजेपी? इन सभी सवालों पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, जिसे लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी पर कसा है तंज। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार से सवाल किया गया था कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में आपकी उंगली पकड़कर राजनीति में प्रवेश किया, राजनीति उन्होंने आपसे सीखी है। जिस पर शरद पवार ने तंज भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इतना महंगा पड़ेगा। पवार ने कहा कि मैं इस समय गैर बीजेपी दलों को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ जनमत जुटाने की कोशिश में जुटा हुआ। वैसे बीजेपी से सचेत तो उसके सहयोगियों को भी रहना चाहिए। दरअसल शरद पवार उस दिन को नहीं भूले हैं जब बीजेपी ने उनके भतीजे अजीत पवार के सहारे एनसीपी को खत्म करने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद जब सीएम पद को लेकर बीजेपी का शिवसेना से टकराव हुआ तो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो गई। लेकिन सरकार बनती उससे पहले ही बीजेपी ने अजीत पवार के सहारे एनसीपी में बड़ी सेंधमारी की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र में सरकार भी बना ली, लेकिन शरद पवार ने अपनी रणनीति से बीजेपी के दांव को फेल कर दिया। फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी ने एनसीपी के साथ ये गेम तब खेला जब कुछ समय पहले ही पीएम खुद दावा कर रहे थे कि उन्हें राजनीति में शरद पवार से सबसे ज्यादा सहारा दिया। पीएम भी विपक्ष के किसी नेता से सबसे ज्यादा मुलाकात करते हैं तो वो हैं शरद पवार ही। यहां तक कि अजीत पवार वाले मामले के बाद भी शरद पवार की पीएम मोदी से कई बार मुलाकात हुई, लेकिन अब ये मुलाकातें कुछ कम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पवार को भी एहसास होने लगा है कि अब वो बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। वैसे पवार ही नहीं बल्कि सब क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के निशाने पर हैं। पिछले दिनों जेपी नड्डा का एक बयान बिहार में बीजेपी को भारी पड़ गया था और उनके बयान का असर ये हुआ कि उन्हें बिहार की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कह दिया था कि कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बचेगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। नड्डा के इस बयान ने हलचल मचा दी और उन सभी क्षेत्रीय दलों को सचेत कर दिया जो बीजेपी की सहयोगी हैं, और बिहार में तो तुरंत एक्शन भी हो गया। जनता दल यूनाइटेड और हमने एनडीए से दूरी बना ली और आरजेडी से हाथ मिला लिया, क्योंकि ये दोनों ही दल समझ चुके थे कि बीजेपी इनके सहारे राज्य में घुस गई है और अब अपना विस्तार करेगी और धीरे धीरे क्षेत्रीय दल का वर्चस्व खत्म कर देगी। क्योंकि बीजेपी की यही नीति है, जिस राज्य में कमजोर होती है वहां की किसी पार्टी के सहयोग से राज्य में एंटर करती है और बाद में उसी में तोड़फोड़ करके पार्टी को खत्म कर देती है। हालिया उदाहरण तो महाराष्ट्र का ही है, जहां अपनी ही पुरानी दोस्त शिवसेना के सहारे पहले बीजेपी महाराष्ट्र में घुसी और बाद में शिवसेना को ही कमजोर कर दिया और अब उसका वजूद खत्म करने की जुगत में लग गई है। अब शरद के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या शरद के इस बयान का इशारा उस घटनाक्रम की तरफ था जो अभी हाल में महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि बीजेपी ने चालाकी करके सत्ता में बैठी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से उनकी गद्दी छीन ली, या फिर उन लोगों की तरफ था जिनका सहारा लेकर बीजेपी आगे बढ़ी और फिर उन्हें ही साइडलाइन कर दिया? हालांकि इस तरह के कई उदाहरण देखने को भी मिलते हैं और इस तरह के आरोप पार्टी के अंदर से लग रहे हैं कि बीजेपी, खासकर पीएम मोदी ने उन सभी नेताओं को साइड कर दिया जिनके सहारे आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी। अभी ऐसा ही कुछ आरोप पिछले दिनों बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बीजेपी पर लगाया था। हालांकि उन्होंने इशारों में कहा था, लेकिन उनका निशाना इस तरफ ही था। दरअसल उन्होंने कहा था कि
किसी को कभी भी इस्तेमाल कर फेंकना नहीं चाहिए, अच्छे दिन हो या बुरे दिन। एक बार किसी का हाथ थाम ले तो उसे नहीं छोड़ें। सिर्फ उगते सूरज की पूजा ना करें, डूबते सूरज की भी पूजा होनी चाहिए। गडकरी का इशारा बीजेपी के उन नेताओं की ओर था जिन्होंने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, लेकिन जब पार्टी को उनकी जरूरत नहीं रही तो उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया और उन्हें भुला दिया गया। इशारा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं की ओर था। इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ कह दिया था कि आज बीजेपी जो सत्ता सुख भोग रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कामों का नतीजा है। गडकरी में 1980 में वाजपेयी जी के एक बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त पार्टी की हालत ठीक नहीं थी। बात 1980 की है। मैं पहली बार पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था। शाम को कार्यक्रम के दौरान अटल जी खड़े हुए और भाषण देने लगे। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है समुद्र का। अटल जी ने कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जब वो कह रहे थे सबको विश्वास हो गया कि आज ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय के कामों का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में है। गडकरी के इन बयानों से साफ है कि बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है और जब मतलब निकल जाता है तो उसे साइड कर देती है। और नितिन गडकरी भी बीजेपी की इसी नीति का शिकार हुए जब उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। लेकिन सिर्फ अपने नेताओं के साथ नहीं, पार्टी ऐसा अपने सहयोगी दलों के साथ भी करती है, जिसका उदाहरण गोवा से समझा जा सकता है। 2 दशक पहले गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी राज्य की सबसे मजबूत पार्टी थी। राज्य में MGP और कांग्रेस के बीच ही आमने सामने की लड़ाई होती थी। बाकी पार्टियां अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर सबसे पहले MGP से गठबंधन किया, फिर गोवा में सत्ता में हिस्सेदारी की जगह खुद ही सत्ता पर काबिज हो गई। आज MGP गोवा में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने लगातार तीसरी बार गोवा में अपनी सरकार बना ली है। वैसे बीजेपी में गोवा में सिर्फ MGP के वोटों को ही अपने पाले में नहीं किया, उनके नेताओं को भी अपने पाले में करके MGP को हर तरफ से कमजोर कर दिया। बीजेपी ने ये खेल दूसरे राज्यों में भी खेला। तेलंगाना में बीजेपी कुछ साल पहले तक TDP के सहयोग की भूमिका में थी, लेकिन आज तेलंगाना में TDP अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी KCR की सत्ता को चुनौती देने वाली हैसियत में पहुंच गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बीजेपी के सहयोगी उससे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पुडुचेरी में तो सरकार भी NDA की है। NR कांग्रेस के प्रमुख रंगास्वामी राज्य के CM हैं, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को लेकर वो कई बार असहज दिखाई दिए हैं। ऐसे में जो इस चाल को समझ गए वो बीजेपी से अपनी राहें अलग कर चुके हैं, और जो नहीं समझे वो जल्द ही समझ जाएंगे और पार्टी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि बिहार की नई महागठबंधन सरकार 2024 लोकसभा के लिए इसी एजेंडे पर काम कर रही है और बीजेपी सहयोगी सभी क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, जिससे साफ है कि 2024 में बीजेपी को करारा झटका लगने वाला है। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।